हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारा जॉब का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंपोनेंट के फाउंडेशन सीरीज के सेशन में हम मॉड्यूल ए का चैप्टर 6 दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेशन है पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, यानी कि हम इन सीरीज में कम्प्लीटली एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, उस पर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ताकि ये टॉपिक आपका होलिस्टिकली कवर हो जाए। और ये टॉपिक चुना जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर, और इस बेसिस पर कि आगे एग्जाम में क्या आ सकता है, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन पर डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन सीरीज की क्लासेस कंप्लीटली फ्री आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है। 7 से 12 अगस्त का पूरा टाइम टेबल भी आपको दे दिया जा रहा है। पीपीबी की क्लासेस मेघा मैम मंडे को ले रहे हैं, निशांत सर की एएफएम की क्लासेस ट्यूसडे एंड फ्राइडे को है, पीपीबी की मंडे एंड थर्सडे, एंड मेरी आईएएफएस की क्लासेस वेंसडे एंड सैटरडे को। तो आपको 7 बजे शाम को ये सेशंस प्रोवाइड हो जा रहे हैं, एंड इन सेशंस को देखकर आप अपनी बेसिक जो नॉलेज है इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से एनहांस कर सकते हो। जैब एग्जाम के ये 3 कंपोनेंट्स तो आपके बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, राइट दोस्तों। इनका पूरा आपको चैप्टर वाइज शेड्यूल भी दे दिया गया है, कौन से टॉपिक्स कराए जाएंगे वो भी दे दिया गया है। तो आराम से आप पढ़कर या फिर पहले से थोड़ा माइंडसेट बनाकर आ सकते हो, इस सेशन को अटेंड कर सकते हो। इस सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीछे की इमेज देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मीनिंग होता है कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में, वर्ल्ड में जो इतने सारे कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज के बीच में किसी तरीके का लिंक हो। ठीक है, तो ये लिंक मोस्टली आज के डेट में मोस्टली ये लिंक होता है फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। हम बाहर कंट्री को हमारे पॉलिटिक्स में घुसने नहीं देंगे, बाहर कंट्री को हमारे जो रिसोर्सेज है उन्हें एक्सप्लॉइट करने नहीं देंगे। हम क्या करने दे सकते हैं कि ट्रेड में उनकी हेल्प ले सके, हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे और उनके प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करेंगे। मोस्टली ट्रेड से रिलेटेड ही डिस्कशन होता है ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब एसेंशियली एक लिंकेज है, और इस टर्म का यूसेज सबसे पहले 18th सेंचुरी में किया गया था। उस समय ट्रेड बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था, एंड इंडिया वन ऑफ द ट्रेड सेंटर्स था। ठीक है, एक्सपोर्ट्स हमारे होते थे, हम तो सेल्फ सफिशिएंट थे, तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हम मोस्टली एक्सपोर्ट करते थे बहुत सारी चीज़ें। तो 18th सेंचुरी से ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो वर्ड यूज़ हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लोबलाइजेशन इज़ मोस्टली अबाउट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और ये वर्ड 18th सेंचुरी से यूज़ किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर इमेजेस से समझ सकते हो कि कैसे ट्रेड उस समय होता था। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सामान लेकर जाते थे, कैरावन्स होते थे, उसमें सामान को बेचा जाता था, राइट। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। यस, इसके साथ साथ कई चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंडियन कल्चर को भूल कर वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं। तो वेस्टर्न कल्चर, इवन ड्रेस, मैं खुद को भी ये कह सकता हूँ कि ये कपड़े जो हैं थोड़े से वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं, एंड ये भी एक इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। तो ये एक इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, बट द बेसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसी तरीके से आप चाहो या ना चाहो, आपके पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत बाहर के कंट्रीज इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस और रशिया का एक केस हुआ था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि ये चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं ग्लोबलाइजेशन की, बट ग्लोबलाइजेशन का बेसिस है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हम आगे इस मीनिंग को और भी थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। तो इससे रिलेटेड बातें सबसे पहले पॉपुलराइज किसने की थी ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और इस टर्म को पॉपुलराइज किया था OECD नाम के संस्थान है। ठीक है, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो, ये सारे जो कंट्रीज है, यूएस, सम साउथ अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह इसके पार्ट है। तो एक तरीके से ग्रुपिंग है, और इस ग्रुपिंग में लेट मी टेल यू कि इंडिया पार्ट नहीं है। आगे जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इंडिया इज नॉट अ पार्ट। कौन है 38 नेशंस, यूरोप, अमेरिका एंड पैसिफिक के, राइट। तो ये पार्ट है इसके। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेप्स लेता है, मेंबर कंट्रीज को हेल्प करता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाए, और ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ट्रेड इन्हीं कंट्रीज के बीच होता है जो ओईसीडी के पार्ट है। इसके साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज जो एक्चुअली ओईसीडी के पार्ट नहीं है उनको भी हेल्प करता है उनके पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस लेने में। तो ओईसीडी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ओईसीडी ने एक्चुअली पॉपुलराइज किया था इस टर्म को, ग्लोबलाइजेशन के टर्म को 1980s में पॉपुलराइज, यानी कि इससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन और लोगों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में किस तरीके से इंटीग्रेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, इससे रिलेटेड बातें की गई थी। और उस समय से ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा जो है सुर्खियों में था। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ग्लोबलाइजेशन हम ऑल्दो हम कह सकते हैं थोड़ा सा अब्रप्ट तरीके से हम लेकर आए, बट हमें लाना पड़ा ग्लोबलाइजेशन। लाना पड़ा इसका मतलब क्या है, अगर हम इंडिया की बात करें तो 1970s तक की अगर हम बात करें तो उस समय इंडिया में लाइसेंस राज चलता था। आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, यानी कि एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, अगर आपको एक फैक्ट्री खड़ी करनी है, फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, तो आपको इस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस लेने के बाद भी आपके जो रेवेन्यू है, प्रोडक्ट जो आप बना सकते हो, टाइप्स के प्रोडक्ट्स, इन सभी पर रेस्ट्रिक्शंस थे और हर एक के लिए लाइसेंस अलग अलग तरीके से आपको लेना था। इसके बाद लेट से आपको कुछ इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने पे उस पर बहुत ही हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगता था। इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई होने की वजह से ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये चीज़ें इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक तो, राइट। इसके साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन से जो भी हमें कैपिटल आ रहा है उसे भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो दो सेक्टर्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, प्राइवेट एज वेल एज फॉरेन, ठीक है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे चेंज किया गया। 1980s से थोड़ा सा हमारा दिमाग खुला। 1980s में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे 80s में, फिर 90s में, एंड फाइनली 1991-92 में एक ऐसी परिस्थिति आती है जब हम ट्विन डेफिसिट फेस करते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा उस समय के जो गवर्नमेंट्स थे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, पर उनके पास वो पैसे थे नहीं। वो पैसे उन्होंने फॉरेन कंट्रीज से बोरो कर रखे थे। कहाँ से? फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट हुआ। यानी फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है, हम एक्सपेंडिचर, हमारे पास है भी नहीं पैसे और हम ऐसे फेंक रहे हैं, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हम वो किसी से बोरो करके कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, जहाँ पर हमारी इनकम तो इतनी है बट एक्सपेंडिचर इतना है, और ये जो डिफरेंस है दिस इज़ कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट। ओके, ये था। साथ के साथ हम करंट अकाउंट डेफिसिट में भी थे, जहाँ पर हम जो है करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब आपके जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स को एक्सीड करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स से हमें लाभ होता है, हमें प्रॉफिट होता है, हमने कोई चीज़ बेची बाहर तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। इंपोर्ट हमें खर्च करना पड़ता है, तो लेट्स से इंपोर्ट जो है इतना है तो एक्सपोर्ट बहुत ही कम था, और ये जो डिफरेंस है उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं सिंपल टर्म्स में, ठीक है। दोनों ही चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे चीज़ों को, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, और इस वजह से हमारे पास जो फॉरेन करेंसी थी, इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा हम अपनी करेंसी कन्वर्ट करके इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से फॉरेन करेंसी ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास पहुंच गई थी। ऐसी हालत हो गई थी कि फॉरेन रिजर्व्स हमारे बहुत ही कम हो गए, एंड इसका आइडिया हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 2 से 3 हफ्तों के ऑयल को ख़रीदने के लिए हमारे पास बस पैसे रह गए थे। पूरे इंडिया में इतने फॉरेन करेंसी रह गई थी कि हम सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का ऑयल खरीद सके। ऑयल तो हमें ख़रीदना ही होगा, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल पर, तो ये जो इम्पोर्ट है दैट इज़ रियली एसेंशियल, और 2 से 3 हफ्ते के लिए ही बचा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी क्राइसिस में हम फंस गए थे 1991-92 के। एक्चुअली 1991 में ये क्राइसिस जो है आई थी। इस क्राइसिस से कैसे निकला जाए, इस क्राइसिस से निकलने के लिए हमें ये जो रिजर्व्स है यहाँ पर इसको बढ़ाना होगा, फॉरेन करेंसी को लेना होगा। तो ये फॉरेन करेंसी, इतना करेंसी देगा कौन? ये करेंसी हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास गए जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाने पर आईएमएफ ने क्या कहा, हम आपको ये फॉरेन करेंसी तो दे देंगे। फॉरेन करेंसी देंगे, वो भी कैसे देंगे? लोन के रूप में ऑब्वियसली देंगे,
बट इसके साथ साथ बहुत सारी कंडीशंस है हमारी। आपको अपने कंट्री में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लेकर आना होगा, तभी हम करेंगे। और भी कई सारे कंडीशंस थे, ये मेजर चीज़ें थी। तो एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आते हैं आईएमएफ से ये पैसे लेने के लिए, और इंडिया उसके बाद ग्लोबलाइज होने लगता है, ठीक है। और इसके बाद ऑब्वियसली हम काफ़ी ग्रो करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि गलत था ये डिसीजन। तो ये जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कब आता है? 1991-92 के एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ में आता है, ठीक है। तो लिबरलाइज करने का मतलब क्या है? हम यहाँ पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हम लगा रहे थे उनको हटाने का काम धीरे धीरे हम कर रहे थे, या फिर कम करने का काम कर रहे थे, जिससे फॉरेन जो हमारा कैपिटल है वो इंडिया में आए। साथ के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी, जो लाइसेंस राज वगैरह लगा हुआ था वो हटा रहे थे हम, ताकि प्राइवेट सेक्टर और भी ज़्यादा बढ़े, ग्रो करे और अच्छे से प्रोडक्शन करे, अपना प्रॉफिट्स कमाए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो पकड़ थी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ पे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे, वो भी कम करते हुए उनको प्राइवेटाइज करने का काम किया जा रहा था, यानी कि उनका जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र किया जाने लगा। तो दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम तो पढ़ चुके हैं। ट्रेड को बढ़ाने से रिलेटेड स्टेप्स लिए गए, कैसे हमारे जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है वो कम हो रहे, तो ट्रेड तो बढ़ेगा ही। इम्पोर्ट ड्यूटी कम लग रहा है, कम टैक्स लग रहा है, तो बाकी कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स लाना चाहेंगे। इसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो बात, सटल बात जो है हमें समझनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। इसके साथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मली ग्लोबलाइजेशन कब आया? 1991-92 में, ओके। अब हम ये क्वेश्चन आंसर करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ राइज इन डैश अमॉन्ग नेशंस। किसका राइज है ये? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअल। तो ऑब्वियसली वी नो इट इज़ द राइज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, दे कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस, बट मेन बात क्या है? मेन चीज़ है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सो ए इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये आपको आंसर करना है। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91-92 में, या फिर रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द लेमन कोलैप्स, ठीक है। लेमन कोलैप्स 2008 के आसपास हुआ था, तो वो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही जवाब है आपको बताना होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट से इसका आंसर। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई क्वेरी है आपकी, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर hello@edutap.co.in पर आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, हमारे लिए फीडबैक भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।